और इस वक्त न्यूज 24 की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। ईडी ऑफिस से विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद हैं। पीएमएलए कोर्ट के बाहर मेरे साथ अंकुश जायसवाल मौजूद हैं, इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मेडिकल चेकअप जो संजय राउत का हो रहा है उसको लेकर अपडेट ले लेते हैं। विनोद, आपके पास मेडिकल चेकअप के रिगार्डिंग क्या अपडेट है? कितनी देर चलेगा? उसके बाद कब कोर्ट पहुंचेंगे संजय राउत? देखिए, अगले 10 से 15 मिनट में संजय राउत जेजे अस्पताल से बाहर आएंगे और उसके बाद उन्हें वहां से 5 किलोमीटर दूरी पर जो विशेष पीएमएलए कोर्ट है वहां पर कोर्ट में उनको वहां पर पेश किया जाएगा। महज 10 से 15 मिनट में वो वहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक खबर यहाँ पर बताना चाहता हूँ। संजय राउत की गिरफ्तारी की जो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी है वो ईडी के द्वारा यहाँ पर न्यूज़ 24 को हासिल हुई है। डीसी नाहक असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी के हैं, उनके द्वारा ये जानकारी सामने आई है। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि संजय राउत जो है गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत वो उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी ईडी द्वारा फिलहाल जारी कर दी गई है। इसके अलावा सब सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इन दोनों धाराओं के तहत संजय राउत की वहां पर गिरफ्तारी हुई है। तो जाहिर तौर पर पतरावाला चाल मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो शक था ईडी को, उसी के तहत संजय राउत की ये गिरफ्तारी हुई है। अब जांच ये लंबी चलने वाली है। अब इसके बाद शायद सपना पाटकर को भी वहां पर ईडी जांच के लिए वहां पर फिर से बुला सकती है। और भी अन्य जो इस मामले में जो भी लोग अब ईडी के रडार पर आएंगे उनको भी इसी ईडी दफ्तर में आकर अपना बयान वहां पर दर्ज कराना होगा। अब महज कुछ मिनटों का ही इंतजार है कि मुंबई के जो सरकारी अस्पताल है जेजे अस्पताल, वहां से संजय राउत को लेकर ईडी की टीम सीधा पीएमएलए विशेष पीएमएलए कोर्ट में वहां पर पहुंचेगी और वहां उनकी पेशी वहां पर होगी और दलील रखी जाएगी कि संजय राउत जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी है और कुछ जांच करनी और भी बाकी है, जिसके तहत उनकी रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा मांगने की कोशिश वहां पर ईडी की रहेगी। अब संजय राउत की तरफ से कौन वकील पैरवी करते हैं ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल विपनेश, ईडी ने पूरी तैयारी कर रखी है संजय राउत को ग्रिल करने के लिए और ये तैयारी आज की नहीं है, काफी लंबी तैयारी ईडी ने की है क्योंकि ईडी से संजय राउत की काफी पहले ठन चुकी थी और यही कारण है कि ईडी बार बार उनको सम्मन दे रही थी। एक बार उन्होंने सम्मन अटेंड भी किया था और जो पीएमएलए का मामला पतरावाला चाल में बनता है उसमें मनी ट्रेल है। मनी ट्रेल को साबित करना ईडी के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि ईडी ऐसे मामले लगातार देखती आई है और इस मामले में तो संजय राउत खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 55 लाख रुपए उनकी पत्नी के अकाउंट में जो एक डायरेक्टर है प्रवीण राउत उसके अकाउंट से आया था। हालांकि भले ही बाद में उन्होंने पैसे लौटा दिए लेकिन अभी भी कुछ पैसे और आए थे। जैसे टोटल बताया जा रहा है कि 83 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए थे, उनके पत्नी के अकाउंट में। और उससे दो प्रॉपर्टी, एक तो दादर में फ्लैट खरीदा गया और दूसरा जो है अलीबाग में जो जमीन खरीदी गई। तो कहीं न कहीं ये भी देखना होगा कि उस वक्त जो दादर में फ्लैट खरीदा गया उसका रेट क्या था, कितने में खरीदा गया, कितने पैसे दिया गया, सारे पैसे कैश में कुछ पैसे दिए गए क्या या बिल्डर से रिश्वत के रूप में ली गई। बहुत सारी चीजें हैं इसमें ईडी को जानने के लिए और यही कारण है कि जब ईडी ने कल उनके घर पे रेड किया तो एक तो 11.5 लाख रुपए मिले ही, दूसरे बहुत सारे कागजात ईडी ने जब्त किए। इसके अलावा बताया जाता है कि कुछ जो डिजिटल सबूत है वो भी ईडी ने जब्त किए हैं और उसको भी वेरीफाई कर रही है। तो कहीं न कहीं ईडी आज यही कहेगी कि हमको बहुत सारी चीजों की जांच करनी है और पूरे पतरावाला चाल स्कैम की जांच करनी है। इसके लिए इनकी कस्टडी चाहिए और इसमें हमको इनकी जरूरत है। क्या प्रवीण राउत इनका ही फ्रंटमैन तो नहीं है और क्या जो पैसे प्रवीण राउत के पास आए हैं और जो उसने अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किए हैं क्या इनका ही पैसा तो नहीं है। ये सारी चीजें ईडी जानना चाहेगी क्योंकि प्रवीण राउत ने जिस प्रोजेक्ट की ये बात चल रही है पतरावाला चाल की, उस प्रोजेक्ट में प्रवीण राउत ने बहुत कम पैसे लगाए थे और उसमें से उसको 95 से 100 करोड़ रुपए मिले थे। तो कहीं न कहीं जो मुनाफा हुआ था काफी बड़ा हुआ था और उसमें जो टेनेंट थे उनको तो टेनेंट को भी घर नहीं मिला, साथ ही जो सरकारी महाडा है सरकारी एजेंसी उसको भी महाडा को भी कुछ नहीं मिला। लेकिन जो बिल्डर्स हैं
उनको ये पूरी प्रॉपर्टी बेच दी गई, टीडीआर बेच दिया गया और करीब करीब 1000 प्रोजेक्ट बनाया गया था, प्राइवेट प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसको मिलाकर टोटल 1034 करोड़ के आसपास की कमाई की गई थी उस प्रोजेक्ट से। तो कहीं न कहीं इस सारे मामले के बारे में ईडी पहले से ही प्रवीण राउत से पूछताछ कर रही है, दूसरे डायरेक्टर से पूछताछ कर रही है और अब संजय राउत से इस मामले में पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर इससे तार जोड़ने की कोशिश करेगी। और जो अलीबाग में प्लॉट खरीदा गया था उसमें स्वप्ना पाटकर जी कैसे खरीदारी हुई, ट्रांजैक्शन किन अकाउंट से हुई है, कैश में कितना लेन देन हुआ है, ये सब खंगाला जाएगा। अब मैं अंकुश आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच बयानबाजी जोरों पर है। केंद्रीय राज्य मंत्री और शिवसेना सांसद का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। उनसे ईडी से मुलाकात भी हुई है, उन्होंने मिलकर सब बातें साफ रखी भी थी, लेकिन विपक्ष की आवाज़ दबोचने का जो एक नया तरीका अब इस लोकतंत्र में अपनाया जा रहा है उसको लोग देख रहे हैं। और जहां तक संजय राउत की बात है, उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट रखा हुआ है। जांच पड़ताल जो भी करना है ये करना है, उसके बाद में वो आ जाएंगे उसी तरह से। अब विपक्ष की जो आवाज़ सुननी चाहिए उसी को दबोचने की अगर इरादा सामने सत्ताधीशों का हो तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा आघात है। ये सब लोग उसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, अगर गलत नहीं किया है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सच बात है सामने आ जाएगी। ईडी के बारे में और सीबीआई के बारे में उनको सवाल पूछा गया था तो उन्होंने खुद कहा था कि एक स्वतंत्र व्यवस्था है, ये व्यवस्था अपना काम करती रहती है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। वैसे इसमें क्या राजनीति है, अभी आपको पता है उनकी जब स्टेट में भी सरकार थी तभी से उनको तो नोटिस जा रही थी। अभी वो बोलते हैं कि मेरा कुछ संबंध नहीं है, और बाला साहब ठाकरे जी की कसम खा के उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी। मैं अंकुश का रुख कर लेती हूँ। इस तरफ आप देख रहे हैं सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर पीएमएलए कोर्ट के बाहर अंकुश मौजूद है। अंकुश, वहां से क्या इनपुट है आपके पास? एक तो सिक्योरिटी, दूसरा कितने बजे संजय राउत वहां पेश हो रहे हैं? अंकुश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार फिर से इस पर अपडेट के लिए मैं इंद्रजीत का रुख कर लेती हूँ। इंद्रजीत, पीएमएलए कोर्ट से कोई अपडेट कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे? क्योंकि अभी ये खबर है कि मेडिकल चेकअप किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। दूसरा ये कि संजय राउत दाहिना हाथ रहे हैं, लेकिन शिवसैनिकों का उतना गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है उनके अरेस्टिंग को लेकर। जी बिल्कुल, कल जिस तरह का गुस्सा शिव सैनिकों का था उस तरह का गुस्सा आज नहीं दिख रहा है। कुछ शिवसेना के और एनसीपी के कार्यकर्ता कोर्ट परिसर में जरूर आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको यहां से हटा दिया। लेकिन बहुत मामूली कार्यकर्ता, या कहें कि बहुत कम संख्या में वो कार्यकर्ता आए थे। दूसरी बात, जो प्रोसीजर की बात है, जब वहां पे प्रोसीजर खत्म होगा, मेडिकल का प्रोसीजर खत्म होगा, मेडिकल में आमतौर पर देखा जाता है ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, शुगर चेक किया जाता है। इसके अलावा आजकल जो है कोविड टेस्ट किया जाता है, तो कोविड टेस्ट में थोड़ा वक्त लगता है और ये सारे जो टेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनको वहां से लाया जाएगा और वहां से आने में उनको 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। तो कहीं न कहीं 10 से 15 मिनट आने का वक्त, और जब वहां पे निकलते हैं तो लग रहा है कि 2 से 2:15 ढाई के बजे के करीब वो पहुंचेंगे। लेकिन 2:15 ढाई बजे के करीब अगर वो पहुंचते हैं तो लंच टाइम हो जाएगा, और या तो लंच टाइम में थोड़ा ही वक्त बचेगा। तो ऐसे में लग रहा है कि ज्यादातर संभावना है कि लंच के बाद जो उनका केस है वो सुना जाए। अगर उस कोर्ट परिसर की बात करें तो कोर्ट परिसर में पूरी तरह से 50 से ज़्यादा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। कोर्ट परिसर में चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। देखिए कि उससे आगे किसी भी आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ मीडिया के कैमरे वहाँ पर गए हुए हैं। और इस तरह चारों तरफ इसी तरह से कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि जिस तरह की उम्मीदें थी पुलिस की कि यहाँ पर हो सकता है कि बड़ी संख्या में शिवसैनिक आ जाए, एनसीपी के कार्यकर्ता आ जाए, उस तरह का लगता नहीं है। हो सकता है शिवसेना की तरफ से इस तरह का मैसेज दिया गया हो कि प्रोटेस्ट आज नहीं करना है। ये भी हो सकता है कि पार्टी की तरफ से इस तरह का मैसेज दिया गया हो कि प्रोटेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब ये मामला लीगल चला गया है, क्योंकि गिरफ्तारी अब हो चुकी है। अब प्रेशर टैक्टिक्स भी ईडी पर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जो भी करना है कोर्ट को करना है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट उनको क्या कस्टडी में भेजती है। ठीक है, वेट कर लेते हैं इंद्रजीत, आपके पास दोबारा आते हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।